हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का पहला चैप्टर बायो का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उससे आप क्या समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है जो भी एक्टिविटी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, चलिए ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हम क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि हम बताएंगे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसका सीधा सा आंसर है, अगर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है तो वो कैसा है हमारा, वो हमारा लिविंग है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया और कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, और रेस्पायरेशन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। ओके, अगर ये प्रोसेस वो कर रहा है तो वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है। और अगर नहीं करता है तो वो नॉन लिविंग है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस हमारी 4 भागों में डिवाइडेड हुए हैं, जो कि कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रिएशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है। न्यूट्रिशन हमें यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ओके, और अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइज करते हैं। रेस्पायरेशन क्या है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है सिंपल ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। और ये हमारी रेस्पिरेशन 2 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एक तो एनोरेबिक रेस्पिरेशन और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम दूसरा नाम हमारा है सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। देखिए ये सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे कि जो हमारा हार्ट है ना वो पंप करता है ब्लड, वही हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाया और उससे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो वो हमारा क्या, एक्सक्रीशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा न्यूट्रिएशन। देखिए न्यूट्रिशन हमारे 2 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अपना खाना खाना स्वयं बनाएंगे, जैसे कि हमारा प्लांट्स ले लीजिए। प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट करिए, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें जो हमारे एनिमल हैं खुद, मतलब एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब देखिए कितने प्रकार के हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैं। तो सबसे पहला जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हमारा वो है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारा एक ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, ये हमारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारा क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और पैरासाइटिक में क्या होता है, जैसे कि कोई पैरासाइटिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारी बॉडी के बाहर रह के हमारे लिए उनका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हमारा, और या तो हमारी बॉडी के अंदर होंगे। जैसे कि बाहर के लिए एग्जांपल है हमारा लीच। लीच क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है और ब्लड सक करता रहता है। और अगर पैरासाइटिक अंदर की बात करूँ तो जैसे कि रिंग वर्म ले लीजिए, जिससे में क्या होता है, जो दाद वगैरह हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो पैरासाइटिक है। और होलोजिक न्यूट्रिशन जैसे कि ह्यूमंस ले लीजिए, वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब मुंह से खाना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे 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 जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने क्लासीफाई किए गए हैं, वो हमारे दो में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला हमारा आता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक कीमो ऑटोट्रॉप। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड। फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप, ये हमारे 2 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं। तो मैंने सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक और होलोजिक न्यूट्रिशन आपको बता दिए। इनके एग्जांपल्स जैसे कि सेप्रोफाइटिक का मशरूम, ब्रेड मोल्ड और कुछ बैक्टीरियाज। ओके, पैरासाइटिक में जैसे कि हमारा, जैसे कि कोस्कोटा, प्लाज्मोडियम, टैपवर्म और लीच या टिक्स, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। और होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या, जैसे कि अमोबा, पैरमेसियम, बर्ड, फिशेस, ह्यूमन, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे होलोजिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना एक प्रोसेस से बनाते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे सूरज चाचू हैं, ओके, ये एकदम चमकवा रहे हैं, और सॉरी ये हमारा सन है, और यहाँ पर हमारा कोई प्लांट होगा, तो क्या है, इस प्लांट के ऊपर हमारी रेडिएशन आई, हीट, तो उस प्लांट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अपना फूड बनाया क्लोरोफिल की मदद से। तो जिससे क्या हुआ, उसका स्टार्च की फॉर्म में फूड बन गया, और
उसने अपना खाना बना लिया। तो ये प्रोसेस हमारी क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब डेफिनेशन क्या है? इज द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। जब देखिए, जब CO2 प्लस वाटर, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्या बनेगा हमारा? तो हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है। और ग्लूकोज हमारा क्या होता है? ये प्लांट का खाना होता है, आप ये मान लो। फिर ग्लूकोज के बाद क्या रिलीज होता है? वाटर। और वाटर के साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाता है। तो ये क्या थी? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, एक इसकी इक्वेशन क्या है? एग्जाम में आपको इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो आप इक्वेशन में लिख देना C6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वो हमें क्या देगा? ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इन एलिमेंट के आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो ये हमारी बैलेंस फॉर्म है। तो आपको बैलेंस फॉर्म में ही आपको लिख के आना है। ओके। अब देखिए क्या क्या प्रोसेसेस होती है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है कि जो रेडिएशन आई सन से, उसे हमने एब्जॉर्ब किया। ओके। फिर क्या किया? प्लांट ने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिससे क्या हो सके खाना बने हमारा। फिर उसमें क्या हुआ? जो CO2 था वो हमारा रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन था वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया। और तो उसने ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ उसने कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा था? वो ग्लूकोज था। कौन सा? C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। तो उसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का आप डायग्राम देख सकते हैं, कितना मस्त डायग्राम है। यहाँ पर जो सन है, सन ने क्या किया? एनर्जी दी, मतलब यहाँ पर हीट आई, और इसने क्या, जो हमारा प्लांट है उसने नीचे से रूट से पानी लिया, और पानी आया, और इसके पास क्लोरोफिल पहले से ही था, और CO2 उसने बाहर के एनवायरनमेंट से ले ली। और जब ये तीनों चीज़ें आ गई तो उसने क्या दिया? तो उसने ग्लूकोज को फॉर्मेशन की, और ग्लूकोज के साथ साथ उसने ऑक्सीजन भी दे दिया, अब जो कि आप यूज़ करेंगे। ओके। तो ये क्या? ये फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफिल। अब देखिए, आपने फोटोसिंथेसिस तो कर ली, पर उसके पीछे जो ये किसी का हाथ रहा, वो हमारी क्लोरोफिल का हाथ रहा। अगर ये ना हो ना, तो फोटोसिंथेसिस ना हो कभी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल हमारे एक ऐसे ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? उनके अंदर हमारा स्टोमेटा और थाइलाकॉइड ये वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या हो? हमारे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं। तो क्लोरोफिल का कौन सा डायग्राम है, आप मुझे बताएंगे? हमारा ये वाला डायग्राम है। तो जिसमें क्या है? क्लोरोफिल का डायग्राम ऊपर से आप देखेंगे, अपर एपिडर्मिस, मानी जो ऊपर की खाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और फिर उसके भी ऊपर एक खाल होती है, वो हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करती है? ये हमारी एक वैक्सी लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। और फिर उसके नीचे आएंगे तो मीजोफिल सेल। जो मीजोफिल सेल होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट में या नहीं होगी। अगर मीजोफिल सेल है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब क्या? वो फोटोसिंथेसिस करता होगा। ओके। अब आप देखेंगे ये लोअर एपिडर्मिस और ये वैक्स क्यूटिकल, ये क्या करते हैं? ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जो काम रहा क्लोरोफिल में, वो मीजोफिल सेल का रहता है, किसमें? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे क्लोरोफिल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है थाइलाकॉइड। ओ सॉरी, इसे कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसे हम किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। क्यों हम इसे किचन ऑफ प्लांट सेल इसलिए कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, और क्या करेगा? हमारा खाना बनाने में मदद करेगा प्लांट की। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? किचन ऑफ प्लांट सेल। तो इसका आपको डायग्राम विद लेबलिंग आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, और फिर आपको ये क्या करना है? थोड़े से गुच्छे बना के आनी है। तो देखिए, जो सबसे पहली बात है वो तो आउटर मेम्ब्रेन है। ओके। फिर उसके बाद आएगी इनर मेम्ब्रेन। फिर इनर मेम्ब्रेन के बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इसका बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और फिर आपको मिलेगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? ये हमारा एक एक्वस लिक्विड होता है, या आप फ्लूइड कह लीजिए, जो कि पूरे पूरे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ग्रेनम। ये ग्रेनम हमारे क्या होती है? कुछ, ये आप ये सर्कल जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारी ग्रेनम है। ओके। अब यही हमारी स्ट्रक्चर, अगर ये हमारी जैसे कि एक एक कुर्सी की तरह अगर खड़े हो जाए, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? थाइलाकॉइड बन जाएगा। अब देखिए लैमेला क्या है? जब हमारा ग्रेनम और थाइलाकॉइड किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लैमेला। मतलब थाइलाकॉइड और ग्रेनम को कनेक्ट करने वाली चीज़ को क्या कहेंगे? लैमेला। ओके। अब ल्यूमन क्या है? ये ल्यूमर हमारा, ये थाइलाकॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी होल होल लाइक पोर स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमन। ओके। आई होप आपको डायग्राम याद हो गया होगा।
अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टोमेटा में कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो देखिए स्टोमेटा में हमारे गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो गार्ड सेल क्या करते हैं, जब ये हमारी लाइट आ रही होती है तो ये हमारे ओपन हो जाती हैं इस प्रकार से, और लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब लाइट बंद होती है तो ये हमारी क्लोज हो जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, ये हमारी जो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है किसमें, स्टोमेटा में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा स्टोमेटा के बारे में। देखिए स्टोमेटा क्या है, ये हमारा प्लांट के अंदर यूज़ होता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ईच स्टोमेटा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। इसके पास क्या होता है, इसके पास गार्ड सेल होता है, ठीक है। तो जो कि क्या करता है, ये हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है बार बार। जब देखिए अगर लाइट है, अगर मतलब सूरज डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होगा, और अगर और नाइट टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाता है, मतलब उसके गार्ड सेल बंद हो जाएंगे। व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल इट स्वेल एंड पोर ओपन्स। जब देखिए दिन के टाइम जब पानी आता है स्टोमेटा के अंदर, तो ये क्या होते हैं, ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। और जब रात के टाइम जब पानी चला जाता है तो ये हमारे बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा स्टोमेटा का सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को टेक प्लेस कराता है, गैस एक्सचेंज को टेक प्लेस। ओके, इसका यही यूज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे एक एक्टिविटी आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, कि बताइए कि जो क्लोरोफिल होती है वो हमारी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक बताना है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें कोई प्लांट की लीफ चाहिए। ओके, और प्लांट की लीफ को क्या करना है, एक एग्ज़ाम मतलब पेपर पर उसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, और फिर क्या करना है, उस प्लांट लीफ को हमें किसी बीकर में डाल देना है। जब आपने बीकर में डाल दिया विद उसमें कुछ वाटर होगा, और आपको थोड़ी देर बाद निकालना है। तो आप क्या देखेंगे, और आपको पानी में निकालने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन। तो आप क्या देखेंगे, जो हमारा आयोडीन सोल्यूशन होगा जब इसके ऊपर डाला जाएगा तो अपना ये कलर चेंज कर लेगा, और ये कैसा हो जाएगा, जो हमारी लीफ होगी वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। जिससे ये क्या शो करता है, जब हमने इसे पानी में रखा था तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्लोरोफिल नहीं जा रही थी, और जैसे ही आपने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया तो उससे क्या पता चला, इससे क्लोरोफिल की नीड थी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप इसे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और आपको पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको बताना कि एक हमारे पास प्लांट है, और प्लांट की आपने एक लीफ को उसको बॉटल में पुट कर दिया, और बाकी प्लांट को हमने ऊपर रखा। तो यहाँ पर सन है, तो क्या करेगा, यहाँ पर हीट आई और यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होती रही। पर जो लीफ हमारी बंद थी उसके पास तो हमारी सनलाइट गई नहीं, और जब सनलाइट नहीं गएगी और जब आसपास की CO2 नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो हमारा परफॉर्म नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस। और जब आप इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे जो बंद लीफ थी हमारे पास, तो वो हमारा उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला कि उसमें हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। किसके लिए, जब CO2 ही नहीं मिली उसे एनवायरनमेंट से, तो उसके लिए क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हुआ। अब मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए जो हमारे एनिमल्स में जो मोस्टली न्यूट्रिशन होता है वो होलोजिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजिक न्यूट्रिशन माने जो ऑर्गेनिज्म मुंह से खाना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशन। ओके, तो देखिए अमीबा हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ही छोटा होता है अमीबा। और ये क्या करता है, अपने मुंह से खाना लेता है। ये बहुत चालाक होता है, जब भी इसके पास कोई खाना आता है तो ये अपने ये आप देख रहे हैं कि इसके ये लैग्स हैं, इसके ये स्यूडोपोडिया, इसे इसको हम इसे लैग कहते हैं। और जो भी इसके पास जो खाना आएगा तो इसे ये कैप्चर करेगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि इसने कितनी आराम से इस खाने को कैप्चर कर लिया। पहले इसने अंदर लिया, फिर और अंदर लिया, फिर से पूरा खा लिया। अब देखिए जैसे इसने डाइजेस्ट किया, तो ये एक ही सेल होता है, तो एक ही सेल सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। वही डाइजेशन करेगा, वही इंजेक्शन करेगा। ओके, और बाद में एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये हमारा क्या है, अमोबा का एक न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या करता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, हमने खाना लिया किससे, मुंह से, और वो हमारा खाना कहाँ गया, बकल कैविटी में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या हो सके, जो खाना है हमारा सॉफ्ट हो जाए। और फिर आप क्या करते हैं, जो टंग होती है, टंग हमारा खाने को बैकवर्ड फ्लो करती है, और जो हमारा ईसोफेगस से स्टमक में आता है। अब स्टमक में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट HCl। HCl क्या करता है, खाने को और ब्रेक डाउन कर देता है। और लीवर क्या करता है, लीवर के पास होते हैं कुछ एंजाइम्स जिनका नाम है जैसे कि पेप्सिन, HCl,
सॉरी HCl तो हमारा स्टमक के पास होता है, पेप्सिन, ट्रेप्सोनेजिन और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारा लीवर सिक्रीट करता है, किसके लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखिए अब क्या होगा, जो हमारा खाना होगा अब वो ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम क्या, ये एक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे ओपन हो जाती है, और ड्यूडेनम के बाद ये हमारा इलियम, और इलियम के बाद कॉलन। कॉलन हमारा एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी अप्रॉक्स 10 से लेके 20 सेंटीमीटर तक होती है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारी इससे ज़्यादा बड़ी होती है। ओके, अब देखिए सीजियम, अब सीजियम के पास आएगा, और सीजियम के पास जाने के बाद ये हमारा रेक्टम के पास आ जाएगा, और रेक्टम के पास जाने के बाद ये एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए विद लेबलिंग। अब देखिए जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, अब देखिए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा खाना होता है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी। उसमें क्या होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और एडीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ओके, और और उसमें क्या होता है, जो हमारी एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे एडीपी प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी मॉलिक्यूल थी एनर्जी की मॉलिक्यूल वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखिए कितनी प्रकार की रेस्पिरेशन है। सबसे पहली एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो, हमारी जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो वो तो एरोबिक है, और जो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो उसमें ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में ये काम होता है। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म में ब्रेक हुआ और उसमें क्या किया, पायरुवेट फॉर्म कर दिया। अब जब पायरुवेट फॉर्म हुआ तो उसने क्या दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन दे दिया। अब सुनिए ध्यान से, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब हमारी बॉडी क्या करती है, 38 ATPs का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या है, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो। ये जनरली आपने देखा होगा, ये हमेशा बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और ईस्ट, ये सब हमारी बैक्टीरियाज हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और जो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ग्लूकोज था वो भी साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ, पर इसमें क्या हुआ, वो तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और अगर पायरुवेट हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और लैक्टिक एसिड दे रहा है और प्लस एनर्जी, तो वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन है। अब ये देखिए, आप ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं, पायरुवेट जब हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और लैक्टिक एसिड दे रहा है, तो ये वाली इक्वेशन क्या होती है, जब हम जिम में ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो ये वही इक्वेशन होती है। ओके, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के कारण हमें मसल्स में दर्द होता है। इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, और जो CO2 और एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। अब फर्मेंटेशन रिएक्शन कौन सी इक्वेशन है, जिसमें कि फर्मेंटेशन आपने सुना होगा कि जो हमारी अल्कोहल में यूज़ होती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। ओके, जैसे कि ग्लूकोज है वो हमारा ब्रेक डाउन हुआ और पायरुवेट दिया, और पायरुवेट के साथ उसने एथेनॉल प्लस CO2 दे दिया, तो ये हमारी क्या है, एक फर्मेंटेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज होता है कुछ वेरियस पाथवेज से ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहले क्या है, उसके 3-4 फेजेस हैं। ग्लूकोज है तो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा, किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हमारा CO2 प्लस वाटर और एनर्जी देने वाला है, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देगा, और अगर हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी देगा। देखिए ये वाली एरोबिक है,
ये वाली हमारा ये क्रैम्प्स होती है जब शरीर में, तब ये हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड देगा। और जब ये एथेनॉल प्लस CO2 देगा तो ये हमारा बैक्टीरिया में एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगी। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन याद हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए हम रेस्पायर कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है। देखिए ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल माने हमने नोज से सांस ली और नोज से एक्सक्रीट कर दी, ओके। और रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें खाना हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो क्या है, हमारी रेस्पिरेशन, ओके। तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपने सबसे पहले नेजल कैविटी से आपने जो एयर थी इनटेक की, और आप चाहें तो आप मुंह से भी सांस ले सकते थे। तो क्या होगा, अब ये हमारी जो एयर है फायरनेक्स के पास आएगी, फिर लायरनेक्स के पास। अब ये देखिए एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, शटर को ओपन करता है और क्लोज करता है इस प्रकार से। और जब ये सांस एंटर होती है तो ये हमारा क्या कर देता है, वो विंड पाइप को ओपन कर देता है, ओके। अब ये हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास जाएगी। ट्रैकिया क्या है, ये हमारा एक विंड पाइप होता है, ओके। और लायरनेक्स हमारा क्या है, ये फूड पाइप होता है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा अब ये ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगी। अब देखिए ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाइल्स के पास जाएगी। दो ब्रोंकाई होते हैं, आप ये देख सकते हैं, एक तो ये ब्रोंकाई, एक ये ब्रोंकाई। अब देखिए ब्रोंकाइल्स के बाद ये हमारी डिवाइड होती है ब्रोंकाइल्स में, और ब्रोंकाइल्स के भी डिवाइड होने के बाद ये होती है हमारी एल्वियोली में ब्रेकडाउन। अब देखिए एल्वियोली क्या है, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ओके। जैसे आपने पढ़ा था प्लांट में स्टोमेटा होते हैं, वैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में एल्वियोली होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब देखिए अब जी जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो क्या होगा, ये पूरे ब्लड के पास ये हमारी गैस जाएगी, और दोबारा यहाँ से जाने के बाद ये हमारी इसी प्रोसेस से निकल जाएगी है CO2 के फॉर्म में, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी एयर होती है सबसे पहले नॉस्ट्रल में आएगी, और नॉस्ट्रल के पास हमारा फायरनेक्स, लायरनेक्स और ट्रैकिया। और ट्रैकिया क्या होगा, ये हमारा ट्रैकिया क्या करता है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, मतलब ब्रोंकाइल्स में जाने के बाद ये ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट होगा, और फिर एल्वियोली, एल्वियोली में क्या होगा, वहाँ पर ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या हो सके, जो हमारी गैसेस एक्सचेंज है वहाँ पर हो सके, ओके। अब देखिए मैकेनिज्म क्या ब्रीथिंग का। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्रागम होता है तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हमारा डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है। यहीं से क्वेश्चन बन के आता है और कहीं से नहीं बनेगा, ओके। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट, अभी हमने ह्यूमन बींग्स में देखा, अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है। तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे हमारे जो एनिमल होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, और वह उसी प्रकार से प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। अब वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे। देखिए द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इन्वॉल्व यूजिंग द शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर प्लांट ग्रोथ। जिसमें क्या होता है, जो हमारी इसमें शुगर की ज़रूरत होती है, ओके, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, फिर इसे एनर्जी मिलेगी। अब देखिए रेस्पिरेशन मेरा क्या है, इसमें अपोजिट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ओके। किसमें, प्लांट्स में। अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो क्या देगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP आपको दे देगा। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में स्टोमेटा के पास होती है। और जब देखिए जब ये हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंस है तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। अभी देखिए जो हमारी रेस्पिरेशन होती है दो प्रकार की होती है, एक तो डार्क रेस्पिरेशन और एक फोटो रेस्पिरेशन। डार्क रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होगी वो अब्सेंस ऑफ लाइट में होगी, और फोटो रेस्पिरेशन में ये हमारा प्रेजेंस ऑफ लाइट में रेस्पिरेशन होती है, ओके। अब मैं बताऊंगा क्या है रोल होता है टेम्परेचर का रेस्पिरेशन में। देखिए जो प्लांट होते हैं वो हर 24 घंटे बाद रेस्पायर करते हैं, पर नाइट टाइम में जो रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती नहीं है तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है नाइट टाइम में। ड्यूरिंग द नाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर इज कूलर दैन ड्यूरिंग द डे, बिकॉज प्लांट कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अब देखिए हमारी नाइट टाइम में ज़्यादा हमारी रेस्पिरेशन होती है, और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखिए मान लीजिए कि आप एक मैराथन रन कर रहे हैं, और उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो देखिए उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन उसमें ज़्यादा होता है, और उसमें जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, ओके। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए अब ऐसे ही सेम प्रिंसिपल ये प्लांट के लिए अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है, नाइट में टेम्परेचर मेरा क्या होता है, कम होता है, और रेस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ता चला जाता है, ओके।
अब दैट इज़ वाई वी ऑफन हियर दैट पीपल आर नॉट आस्क टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। इसलिए हमने सुना होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के कारण होता है। नाइट टाइम में हमारे फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। ओके, तो आप ये अंधविश्वास ना फॉलो करें आप कभी। अब देखिए प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट हैव अ ब्रांचिंग शेप सो दे हैव क्वाइट लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। देखिए जो प्लांट होते हैं उनके पास जो लीव का स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा रेस्पायर कर सकते हैं और डिफ्यूजन कर सकते हैं। देयरफॉर डिफ्यूजन अलोंग कैन सप्लाई ऑल द सेल ऑफ द प्लांट विद एज मच एज ऑक्सीजन नीड फॉर रेस्पिरेशन। डिफ्यूजन अकर इन द रूट स्टीम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। देखिए जो डिफ्यूजन होती है प्लांट में हमारी, या तो स्टीम में होगी या तो प्लांट की लीव्स में होने वाली है। अब देखिए रेस्पिरेशन रूट्स में कैसा होता है, तो मान लीजिए जो हमारी एयर होती है वो हमारी सॉइल पार्टिकल्स में होती है, और वो रूट क्या करती है, रूट उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इनटेक करती है, और जब ये इनटेक करेगी तो क्या होगा, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से लेती है। अब जो CO2 है प्रोड्यूस बाय रूट सेल डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन वाटर लॉक कंडीशन सॉइल बिकम डिफिशियंट। जब देखिए जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो हमारी जो हमारी एयर की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल हमारा अल्कोहल मतलब प्रोड्यूस होता है प्लांट में, और जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है और प्लांट हमारा जल्दी से खराब हो जाता है या मर जाता है। ओके, अब मैं बताऊंगा स्टीम में कैसी होती है रेस्पिरेशन। सबसे पहली, द स्टीम ऑफ अ हर्बेसियस प्लांट हैव स्टोमेटा। देखिए जो स्टीम के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जिससे क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो हमारी डिफ्यूज़ कर सकती है, आराम से आ सकती है और जा सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डिफ्यूज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। तो जो CO2 होती है वो हमारी क्या होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से आती है और चली जाती है। ओके, अब देखिए इन वुड स्टीम द बार्क हैज लेंटिकल फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब देखिए स्टीम के पास क्या होता है, इनके पास लेंटिकल्स होते हैं जो क्या कर सकें, गैसेस एक्सचेंज को लेते हैं। ओके, अब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम लेंटिकल्स। तब देखिए स्टीम में हमारे लेंटिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने आपको क्या क्या रेस्पिरेशन के बारे में बताया। रेस्पिरेशन हमारा रूट से हो सकता है, रूट के साथ साथ हमारा स्टीम के साथ हो सकता है, स्टीम के साथ साथ स्टोमेटा के साथ। देखिए ये जो प्लांट में सिर्फ 3 प्रोसेस से ही हमारा रेस्पिरेशन होगा, इनके अलावा कहीं भी रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए रेस्पिरेशन इन लीव्स। हमारा लीव्स में कैसे होगा रेस्पिरेशन, ये हमारा स्टोमेटा के कारण होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, सबसे पहले जो हमारी स्टोमेटा ओपन होगी, और स्टोमेटा ओपन होने के बाद वहाँ पर ओपन होगी और क्लोज होंगे, जिससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर टेक प्लेस होता है। अब देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया और लीव्स, इनमें ये हमारा टेक्स प्लेस होता है। वहीं एनिमल में एक सिर्फ सिंगल यूनिट होती है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को कंडक्ट कराती है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, अब रेस्पिरेशन प्लांट में क्या होगा, यहाँ पर बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, पर एनिमल तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का, तो उन्हें क्या होता है, ज़्यादा रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। अब प्लांट में क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे होता है रेस्पिरेशन, पर जो एनिमल्स में वो बहुत जल्दी भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, नीड के अनुसार। ओके, अब देखिए ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में ब्लड का, मतलब कि सर्कुलेशन कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले जो ब्लड होता है वो हमारा क्या करता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट वो करेगा क्या, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट को। और ये हमारा ब्लड का ये फंक्शन होता है। अब देखिए प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के पास होगा आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 चीज़ें होती हैं। आरबीसी क्या करते हैं, ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, और डब्ल्यूबीसी ये क्या है, बॉडी आर्मी, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो डब्ल्यूबीसी आएंगे। और प्लेटलेट क्या करती है, जब भी हमें चोट लग जाए तो ये क्या करते हैं, आते हैं और उस चोट को, घाव को बंद करने में प्लेटलेट्स मदद करती हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, CO2, नाइट्रोजनियस वेस्ट और ETC। अब देखिए जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये कैसी होती है, ये हमारी थिक होती हैं, और इनके पास क्या होती है, इनके पास वेल्व नहीं होती है। मतलब वेल्व क्या करती है, जब भी हमारा जो ब्लड आता है उसे बैक फ्लो प्रिवेंट करने में मदद करती है, पर इनकी आर्टरी के पास ये हमारी वेल्व नहीं होती है। अब देखिए वेन्स क्या है, ये हमारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
एंड जो हमारे सारी बॉडी पार्ट के पास ये मतलब बॉडी से लेके हार्ट तक ये ब्लड को ले जाती हैं और इनके पास वेल्व्स होती हैं। और वेल्व्स का मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया कि जो ब्लड को मतलब बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करे उसे क्या कहते हैं, वेल्व्स। ओके। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, इन्हें हम नसें भी कहते हैं। जैसे कि ये बहुत पतली पतली होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं एर्टरीज और विन को। जब एर्टरीज और विन को कनेक्ट करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। अब देखिए, द एक्सचेंज ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन CO2 ETC बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। ओके। अब मैं बताऊंगा हार्ट। हार्ट हमारा क्या है, ये हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला चैम्बर हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम, और नीचे वाले हम चैम्बर्स को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारी जो चैम्बर्स होते हैं वो हमारी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर आप राइट देखेंगे तो हमारा लेफ्ट में आएगा, मतलब क्या, ये लेटरली इन्वर्टेड है। ओके। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। देखिए, जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स। एंड इनके पास क्या होते हैं, ये मोटे मोटे उनके पास एट्रियाज होते हैं जिसमें क्या जो ब्लड प्रेशर हो हमारा जल्दी से जा सके। ओके। जिसमें हमारा एक होता है एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी के पास ये हमारा ब्लड को ले जाता है और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या थिकेस्ट होता है। ओके। द राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। अब सेप्टम क्या करता है, ये हमारा प्रिवेंट करता है कि जो हमारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स ना हो जाए। इन्हें मिक्सिंग करने से प्रिवेंट करता है कौन, हमारा सेप्टम। अब देखिए, जो ऑक्सीनेटेड और डिऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं, एट्रियल वेंट्रिकल के पास जाते हैं और उन्हें प्रिवेंट करते हैं, ये हमारा क्या मिक्स ना हो जाए ये ब्लड। तो हार्ट का तो मैंने आपको ये कुछ फंक्शंस बता दिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा वेना के वैसा आता है। वेना के वे के साथ साथ ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड के पास जाता है और लेफ्ट एट्रियम के पास जाने के बाद ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और फिर ये क्या करता है, ये ब्लड हमारा एओर्टा के पास जाता है और एओर्टा के पास जाने के बाद ये पूरे शरीर में जाता है। और शरीर में जाने के बाद क्या होगा, ये फिर से ये हमारे लाइफ साइकिल रिपीट होती है। तो इसमें क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो हमारा हमेशा मैमल्स होते हैं उसमें डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, वर्किंग ऑफ हार्ट। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का वो हमेशा डबल सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे आपने एयर इनटेक की और या तो हमारा ब्लड के पास आया डिऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा आया और ये लंग्स के पास चला गया। तो उसने लंग्स ने क्या किया, CO2 को रिलीज कर दिया और ऑक्सीजन को इनटेक किया। और जैसे ऑक्सीजन को इनटेक करेगा तो ये एओर्टा के पास गया और ये फिर पूरी बॉडी के पास चला जाएगा। ओके। ये आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा ऑक्सीनेटेड है और ये ब्लू वाला पोर्शन डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा प्योर ब्लड होता है। ओके। तो ये क्या होगा, ये डबल बार क्या होगा, ये सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है जी मैंने आपको बता दिया, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब देखिए, लिम्फ क्या है, ये जरूरी है। लिम्फ क्या होते हैं, ये हमारे WBCs के पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं lymph drain into lymphatic capillaries which form lymph vessel and join into large vein। ओके। लिम्फ्स का ये फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइजेस्टेड फैट और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये क्या करते हैं, इनका ये फंक्शन होता है, ये डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो ज़्यादा फ्लूइड होता है बॉडी को उन स्पेसेस को बैक होने से प्रिवेंट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे लिम्फोसाइट को कंटेन करते हैं जिससे क्या हो, ये हमारे जम्स हैं वो किल ना हो और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मैमल्स का हार्ट कैसा होता है। ये हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एट्रियम और वेंट्रिकल में, ऊपर साइड में अपर वेंट्रिकल और नीचे में लोअर वेंट्रिकल। ओके। अब देखिए, ये क्या उसमें सेप्टम होता है। सेप्टम क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से। ओके। अब जो हमारे मैमल्स होते हैं उनका मैमल्स दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके। जो हमारे मैमल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए उनके पास हमारा 4 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके। अब देखिए, एक एक्सपेक्टेशन आपसे पूछी जा सकती है कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है वो हमारा उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और बाकी के जो कुछ एनिमल्स बचे होते हैं वो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। ओके। द हार्ट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। अब देखिए, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, बेसिक क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये एक्सपेक्टेशन में आता है। अब देखिए, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डिऑक्सीनेटेड ब्लड बिकॉज द डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मतलब कि क्या, ये हमारे कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना कर सकें अपनी इन्वायरमेंट के अनुसार। ओके, ओ सॉरी, मैंने आपको उल्टा बता दी। जो हॉट हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं उन्हें कहते हैं जो अपनी सराउंडिंग से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉट हॉट ब्लडेड एनिमल। ओके, वो जैसे कि रेप्टाइल्स ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए, तो ये हमारे क्या हैं? हॉट ब्लडेड एनिमल। अब देखिए फिश में क्या होता है? फिश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड ही आता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा गिल्स के साथ चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा ह्यूमन में हार्ट करता था ट्रांसपोर्टेशन, और प्लांट्स में कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या करता है? ये हमारा हमेशा वाटर का कंडक्शन करता है। जाइलम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रैकेड होता है, ट्रैकेड में कुछ कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट को फ्लो करते हैं, जिसमें क्या होगा? जो वाटर होगा हमारा इजिली फ्लो होता रहेगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा वेजल्स। और फॉलम क्या करता है? फॉलम हमारा खाने का मटेरियल पहुंचाता है। अब ये फॉलम हमारा क्या होता है? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वो सॉरी, फॉलम का स्ट्रक्चर, उसमें कंपेनियल सेल प्रेजेंट होते हैं, सी वेलिमेंट और सी प्लेट और सी फाइबर्स, जो कि क्या करते हैं? हमारे खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनियस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ओके, अब एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में जनरली किडनी के द्वारा होता है। ओके, जो किडनी के पास क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं यूरिन वगैरह को और बाद में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं थ्रू द यूरिथ्रा। ओके, अब मैं बताऊंगा सबसे पहले, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्सक्रीशन होता कैसे है ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये किडनी है, ये डोपिन स्ट्रक्चर होता है, तो इसके ऊपर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जब इसके ऊपर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास जब बहुत सारे नेफ्रॉन्स आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैमरुल्स। ग्लैमरुल्स। ओके, ग्लैमरुल्स क्या करते हैं? ये हमारा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन करेंगे सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड आयंस का। ठीक है, जिससे क्या हो? जो जो भी हमारा इम्प्योरिफिकेशन है वो यहाँ पर टेक्स प्लेस हो जाएगा, और उसे बाद में ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे ही जब हमारा ब्रेन के पास अर्ज जाता है कि अब हमारा यूरिन फुल हो गया है, तो वो क्या करता है? जो इंस्पेक्टर होता है उसे रिलीज कर देता है और यूरिथ्रा से हमारा यूरिन पास हो जाता है। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर। सबसे पहले किडनी के ऊपर हमारे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड आपने पढ़ा होगा कि क्लास 8 में, जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, जब भी आप फ्लाइट या फाइट सिचुएशन में होते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, किडनी क्या है? किडनी एक दो पिन स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन के साथ साथ इसके पास ग्लैमरुगल्स होते हैं। ग्लैमरुगल्स क्या करते हैं? उसमें होते हैं बोमन्स कैप्सल। बोमन्स कैप्सल क्या करेंगे? इसमें एब्जॉर्प्शन करेंगे किसका? आयंस का, और आयंस का हमारा एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये क्या करेंगे? यूरिटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर कर लेते हैं, और जब ये फुल हो जाता है तो ये हमारा स्पेंस्टर ऑफ ऑडाई यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट हो जाता है। ओके, तो आपको ये लेवलिंग के साथ ये डायग्राम याद होना चाहिए। और ठीक है, अब मैं अब आपको बताऊंगा सबसे पहले, ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल के पास जाएगा। प्रॉक्सिमल ट्यूबल के पास लूप ऑफ एनल, और लूप ऑफ एनल के बाद डिस्टल ट्यूबल, और डिस्टल ट्यूबल के पास ये कलेक्टिंग डक्ट माने यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पास जाने के बाद ये यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो मैंने आपको 3 से 4 बार ये बता दिया कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा एक्सक्रीशन होगा आएगा किडनी के पास। किडनी में होंगे नेफ्रॉन्स और ग्लैमरुगल्स। वो क्या करेंगे? हमारा एब्जॉर्प्शन करेंगे आयंस का, और आयंस का एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो क्या करेंगे? उसे यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में रखेंगे, और वहाँ पर क्या होगा? एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोमन्स कैप्सूल क्या है? ये हमारा कप लाइक सैक होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ट्यूबुलर कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन इन द मेमेलियन किडनी दैट परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिल्ट्रेशन ब्लड टू फॉर्म यूरिन। इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वो बोमन्स कैप्सूल में आता है। ओके, अब देखिए नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन हमारे एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ये हमारे सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किडनी के, और जब ये बहुत सारे बन जाते हैं तो उन्हें ग्लैमरुल्स कह देते हैं।
द वुमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद जॉइन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए, अब रेनल आर्टरी क्या करेगी, नाइट्रोजन वेस्ट लेगी जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारी जो वेस्ट होगी उसे कैरी आउट करती है। ओके, इट फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर सैल्ट विच पासिस थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट या यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो ये यूरेथ्रा के पास क्या करेगा, यूरिन को पास कर देता है। अब देखिए यूजफुल प्रोडक्ट, अब जैसे कि हमारी जो बॉडी क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब करती है अपने नीड के लिए, जैसे कि अमीनो एसिड। देखिए अपने अपने वाटर ड्रिंक किया तो उसमें कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो सारा यूरिन में पास हो जाए। उसमें कुछ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सैल्ट, ये क्या होते हैं, कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, यूज़ कर लेती है। ओके, और एक्सक्रीजन क्या होता है, अब देखिए या ये तो आपने पढ़ा एनिमल्स में क्या होता है, अब प्लांट्स में क्या होगा। प्लांट्स में जो हमारा एक्सक्रीजन होता है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है, और जिसमें वाटर भी हमारा क्या होता है, रिमूव होता रहता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा प्लांट है वो क्या करे, वाटर को रिलीज कर दे। ओके, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम क्या होता है, जो पेड़ होते हैं जंगल में, हमारी कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, पानी को छोड़ते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, आसपास का एनवायरनमेंट कूल रहता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस बाय विच द प्लांट लॉस द वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन द लीफ एंड रिमूव व्हेन द लीफ ड्राई एंड फॉल ऑफ। अब उसमें क्या होता है, कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें चले जाते हैं, जैसे कि हमारी अगर लीफ ड्राई हो चुकी है, सूख गई है पत्ती, तो उसमें भी जो कुछ हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो चले जाते हैं। ओके, अब सम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम हो गया, ये रेजन हो गया, ये हमारे क्या होता है, ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारे रूट के थ्रू भी ये चले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा प्लांट्स में क्या क्या होगा। प्लांट्स में सबसे पहली बात, जो हमारी रूट से हो जाता है, रूट के साथ साथ लीफ से हो जाएगा। ओके, और लीव्स के साथ साथ इसमें स्टोमेटा, ये तीन चीज़ों से हमारा क्या होगा, जो एक्सक्रीशन होगा प्लांट्स में वो टेक प्लेस होता है, और कहीं से नहीं होगा। बस यहीं ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कर देना।